नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट में। मैं हूं नीलम पांडे और आप देख रहे हैं हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिक्स अनफिल्टर्ड विद डीके सिंह, जहां राजनीति से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। पहला प्रश्न मैं शुरू करना चाहूंगी। हमारे दो व्यूअर्स हैं जिन्होंने राहुल गांधी से ही जुड़ा एक प्रश्न पूछा है। संकल्प और स्ट्रॉबेरी पराठा। वो जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी एक तरह से मोदी के ऊपर काफी टिप्पणियां करते रहते हैं। पीएम ने देश बेच दिया, मोदी की आंखों में डर दिखता है। वो ये जानना चाहते हैं कि एक तरह से कांग्रेस के जो लॉयल बेस है, अब तक उनका साथ दिया है, लेकिन आपको लगता है कि अगर उनकी पार्टी चुनावी तौर पर फेल होती रही, तो वे भी उनको कोट अनकोट वो कहते हैं हीरो वाले काम का साथ देते रहेंगे, या निराशा की हद पार होने पर नई पार्टियां या लीडरशिप सामने आ सकती है? साथ में ही दूसरा प्रश्न इसका है कि एक एलओपी के तरह अगर हम उनको देखें, तो पिछले करीब 10-12 साल में काफ़ी कुछ हुआ है। असल में वो कह रहे हैं बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन इनसे मिला क्या है? तो राहुल गांधी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन फाइनली वो कहते हैं वो फ्लॉप ही होता है। तो वो इससे आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई स्ट्रैटेजी से दूर है तो यह पूछना चाहिए, क्या बक्सर में दूरी तय करने की काबिलियत है? तो वो बॉक्सर राहुल गांधी को पूछ रहे हैं, क्या है जो वो नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम ये है कि एक फंडामेंटल चीज़ें क्लियर नहीं है। पॉलिटिक्स में या किसी दूसरे वॉक ऑफ लाइफ में, जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुनते कई बार बोल चुके हैं ये बात कि जी। आपको लकीर छोटी लकीर को आपको अगर वो काट के नीचे नहीं होती, आपको इसके ऊपर बड़ी लकीर खींचनी होती है। आप जब कहते रहते हैं अच्छा नरेंद्र मोदी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, सारा कुछ है। तो आपको बताना पड़ेगा कि हर एक सेक्टर में कि आप उसमें क्या करोगे? हुँ। मतलब उनसे क्या बेहतर करेंगे? फिर आप जनता को छोड़ते हो कि आप देख लें कि इनकी पॉलिसी काम नहीं कर रही है, आप बताएँगे, फिर बोलोगे हम ऐसा करेंगे। हमेशा ये जो है कि ये कन्विंस दिखते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से खुद ही गिरेंगे। हुँ। लेकिन पीछे जाके भी अगर आप देख लें, जब भी हो आप 2014 का चुनाव देखें जब नरेंद्र मोदी आए, तो ये केवल एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के खिलाफ। मतलब पॉलिसी पैरालिसिस से लेके करप्शन चार्जेस बहुत सारे आ गए थे, मतलब काफ़ी कुछ था उनके खिलाफ। तब नरेंद्र मोदी एक पॉजिटिव एजेंडा लेके आए। तो लगातार वो अटैक कर रहे थे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को लेके, लेकिन फिर भी अपने गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उसको एक एम्प्लीफाई करके दिखाना, हम क्या-क्या कर सकते हैं, तो आप वो बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर रहे थे। हुँ। तो उसके पहले आप जाएँ, 2009 में जाके देख लें। आपको याद होगा 26/11 आपका जो मुंबई टेरर अटैक 2008 में ही हुआ था, कुछ ही महीनों पहले इलेक्शन के। लेकिन उस समय की मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इतना कुछ इतने आपके राइट्स बेस्ड लेजिस्लेशन आए थे। इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील में अगेन आप एक कंट्री को आगे ले जाने की बात कर रहे थे। हुँ। उस समय जो अपोजिशन उस समय आडवाणी लीड अपोजिशन के पास फिर वही कोई नेगेटिव एजेंडा था कि इनको नीचे गिराना है। मनमोहन सिंह फिर से आ गए उसमें। तो हमेशा से टोटल जो डिपेंडेंस है इनका कि आज मैं कल मैं टोटल नेगेटिविटी में कहूँगा कि ये खराब करिए सरकार, वो खराब करिए, मेबी मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ वो गलत हुँ। कह रहा है। सरकार की बहुत सारी कमियाँ हैं सरकार में, तो आप उनकी बात करो, लेकिन साथ में आपको एक पॉजिटिव एक अल्टरनेटिव एजेंडा देना पड़ेगा। दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ों में टकरा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से, जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका। अब नेशनल सिक्योरिटी में आप टकराएँगे। हमेशा सरकार को अगर उसमें आप घेरने की भी कोशिश करेंगे, तो हुँ। वो पीछे चले जाएँ कि आपने क्या किया? 26/11 के बाद आपने क्या किया? मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मैंने बालाकोट स्ट्राइक किया, आपने आपका कैसा रिकॉर्ड रहा? आप चाइना पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं उनको। फिर आप फिर ये चले जाएँगे 62 तक चले जाएँगे कि च सिक्स 1962 में क्या हुआ? तो आपका उसमें रिकॉर्ड कैसा रहा पुरानी गवर्नमेंट का? तो अगर आप कह रहे हैं, अगर जनता को आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के साथ हमारा जो है सो मतलब हमने ये जो कहते हैं कि मोदी ने जो चाइना को उस तरह से टेक ऑन नहीं किया, तो आप फिर बताएँ कि आपको पता है कि सरकार फिर सीधे आपको पीछे ले जाएगी। हुँ। तो आप ये कहें कि फिर आप क्या करोगे उसमें, अगर आप आ जाओगे तो? जनता को आप ये बताओ ना। तो कांस्टेंट ये पॉलिटिक्स जो है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। हुँ। आपके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप वो तो स्पेल आउट करो ना आप। ये फंडामेंटल फ्लॉ है इनके पॉलिटिक्स में
जब तक उनको एड्रेस नहीं करेंगे, उनका वो मिलेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कितनी बार फेल करते रहेंगे? देखिए, बात है कि 2014 से लेके अभी तक देखिए 3 इलेक्शन हो गए। अभी भी वो 20% वोट बैंक कहीं जा नहीं रहा कांग्रेस का। एक सॉलिड वोट बैंक है, तो ऐसा नहीं इंटैक्ट है है। कि पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर सरकार गलतियाँ पे गलतियाँ करती रही, जो कि कांग्रेस का विश्वास है कि इतनी गलतियाँ होती रही, तो शायद लोग देखना शुरू करेंगे। तो लेकिन मैं वही कहूँ 20% प्लस पार्टी नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए अपोज़िशन में बैठे हुए हैं। 20% प्लस और अब कैसे अब अगला 10% अब कैसे लोगे? हो सकता है कि नरेंद्र मोदी सरकार 37% से जो है सो गिर के 36% से गिर के जो है सो 30% पे आ जाए, अगर आपका एंटी इनकम्बेंसी इतना बढ़ा तो। लेकिन आप 20% से आगे कैसे जाओगे? उसके लिए पॉजिटिव एजेंडा लेके आओ। वो नहीं हो रहा है। लोग रिपीटेड फेलियर के बाद भी क्यों क्या करेंगे इसके बाद? तो क्वेश्चन है लीडरशिप की बात कर रहे हैं। क्योंकि लोगों का तो कहा लोगों को देख रहे 20-21% दैट्स ऑल उनको दिख नहीं रहा है। एक इलेक्शन और वो फॉल करेगा कि नहीं? अब तक नहीं कर रहा है फॉल। वो एकदम मिनिमम वहाँ वहाँ पे टिका हुआ हुँ। है। तो चलेगा, लेकिन पॉजिटिव लाने के लिए जो चेंज की बात करेंगे, फिर एक एक इलेक्शन और आएगा, तो लीडरशिप में चेंज हो सकता है क्या? नहीं होगा। बिकॉज़ जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है पार्टी, जो ऑर्गेनाइज़ेशन जो पॉलिटिकल पार्टी की जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड होती है, जो पावर में होता है उसका फुल कमांड ऊपर से नीचे तक अपने लोग बैठे होते हैं, हर एक पोज़ीशन पे। उनको हटाएगा कौन? अल्टरनेटिव लीडर। कुछ लोग बहुत से बहुत पार्टी को छोड़ के चला जाएगा, पार्टी टूटेगी। तो पार्टी तोड़ने के लिए उस स्टैचर के कौन से लीडर बचे हैं? शरद पवार तोड़ रहे थे, बिकॉज़ शरद पवार एक बहुत बड़े नेता थे, वो अकेला चला सकता है। 97 में ममता बनर्जी ने छोड़ा, तो वो तब तक वो काफ़ी बड़ी नेता हो चुकी थी वो। वो अपना पार्टी नया चला सकती है। अभी आप कांग्रेस को देख लीजिए, कौन दिख रहा है जो कि अपने स्टेट में मतलब कांग्रेस छोड़ दे और अकेले दम पे जो है सो हुँ। वो अपने को अलग पार्टी कर ले, वो आपको दिख नहीं रहा। आप रिवोल्ट करेंगे, तो सीधे आपका आयरन हैंड से आपको जो है सो डील किया जाएगा। आपने देखा कि ओडिशा के एक्स एमएलए ने, जिनकी हुँ। बेटी अभी चिट्ठी। भी हुँ। एमएलए हैं, उसने लीडरशिप पे क्वेश्चन नहीं किया था, कुछ सजेस्ट कर दिया था कि हम मिल भी नहीं पाते, ये कमियाँ हैं, इन कमियों को देखो आप। आपने उनको एक्सपेल कर दिया, कुछ नहीं कर पाया वो। तो वो तो होगा नहीं। हाँ, चेंज अगर फ्रॉम विदिन द फैमिली होता है, अब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम राहुल गांधी कहें या प्रियंका गांधी कहें कि या तो प्रियंका गांधी को आगे आ जाओ, या प्रियंका खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव, सोनिया गांधी कहेगा अच्छा ठीक है भाई 4 इलेक्शन हार गए। सपोज 3 इलेक्शन की बात हो रही है कि अब प्रियंका को आगे लाते हैं, तो वो उसमें फिर आप देखेंगे कि देखिए मैं इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्रियंका को एम्बिशन है या मतलब कभी लीडरशिप चैलेंज करेंगे वो राहुल गांधी के, वो सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो चेंज होना है, जो कि पूरी पार्टी फिर उस चेंज के साथ जाएगी, तो शायद प्रियंका गांधी के साथ जाए। ये रियलिटी है। आप कहेंगे फिर से वही फैमिली पॉलिटिक्स है, लेकिन रियलिटी है कि कांग्रेस में अभी फैमिली के बाहर से कोई आके रिप्लेस करने वाला नहीं है, उस तरह के नेता है नहीं। तो लोग कितनी भी बात कर लें कि अच्छा ठीक है गांधी फैमिली मतलब कुछ नहीं हो रहा है, हार रहे हैं, कुछ नहीं चेंज होने वाला वहाँ पे। हो सकता है हारते चले जाएँ आगे, लेकिन चेंज नहीं होगा। और कांग्रेस जिस तरह की पार्टी ऑफ पावर रही है, बट अब वो अपोज़िशन में रहने की उतनी आदत है नहीं, इसलिए देख रही है इतना कुछ स्कैटर कर रहा है। नितिन पटेल जानना चाहते हैं, आप यूपी का, उत्तर प्रदेश का लेटेस्ट बजट कैसे देखते हैं? यह योगी सरकार का अगले साल के चुनाव से पहले का आखिरी फुल बजट था, लेकिन कोई असली चुनावी स्कीम नहीं थी। फिस्कल डेफिसिट और कैपेक्स पर एक तरह से फोकस था। ये कॉन्फिडेंस की निशानी है या वो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की? यह देखते हुए कि अगले साल अखिलेश यादव ने उन्हें किसी तरह की एक तरह से चुनौती का वो सामना करना पड़ सकता है। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले एक पॉलिटिकली करेक्ट का मैंने शो किया है, उसपे मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिल के आया था। जी। और ये बजट देख के मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ, बिकॉज़ उनसे बातचीत से लग रहा था कि कॉन्फिडेंस के लिए ओवर कॉन्फिडेंस मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कॉन्फिडेंस कि वो एक अपना जो इमेज मेकओवर की जो कोशिश कर रहे हैं वो। हुँ। देखिए, उनके पास अपना-अपना एक वोट बैंक है। एक जो कहें कि एक हिंदू हृदय सम्राट कह लें उस तरह से, एक हिंदूज़ का एक वोट जो है जो कि एक बेस रहा है बीजेपी का, हुँ। उसमें वो पॉपुलर हैं। इनका एक लॉ एंड ऑर्डर पे जो इन्होंने कंट्रोल किया है, जो एक अब यूपी अभी भी जाएँगे तो लोग इसकी बात करेंगे। हुँ। एक वो उनका है।
अब वो इमेज मेकओवर करके एक आर्थिक सुधार के इकोनॉमिक रिफॉर्मर का एक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। वो जो एस्पिरेशनल यूपी है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पुराने एपिसोड में डील किया है पॉलिटिकली करेक्ट में। हुँ, तो उस तरह में इनको कॉन्फिडेंस जो है कि उसको उस तरह की जाने की ज़रूरत नहीं है वो फ्रीबीज़ में। देखिए अभी है इनके पास 1 साल है अभी। हुँ, बहुत कुछ हो सकता है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप देखें कुछ महीनों में देखना शुरू करेंगे कि लाख, डेढ़ लाख टाइप के गवर्नमेंट वाले जॉब्स के बहुत सारे रिक्रूटमेंट होने शुरू हो जाएँगे आपको। बहुत एक नहीं कई सारे होंगे। हुँ, एग्ज़ैक्टली फ्रीबीज़ नहीं लेकिन बहुत तरह के नए स्कीम्स भी कर सकते हैं आप। सब वेलफेयर कुछ स्कीम। बजट के थ्रू ही नहीं किया जाता है। बजट के बियॉन्ड बियॉन्ड भी जाके जैसे मोदी सरकार क बहुत सारी चीज़ें बजट के बियॉन्ड करती है, ये भी जाके कर सकता है। तो जब उस तरह का कभी लगेगा, तो टुवर्ड्स एंड आप इस तरह का कुछ-कुछ देख सकते हैं। जी, अभी इनको दिखाना है कि एक इकोनॉमिक रिफॉर्मर है और हम यूपी को यहाँ से यहाँ ले जाना चाहते हैं। जी और शुभम का उसी के साथ एक और जुड़ा हुँ। प्रश्न है कि अगर आप बता सकते हैं, अभी चुनाव होते हैं तो यूपी में कौन आगे होता है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता मतलब चुनाव में रिज़ल्ट का तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मैं। लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कहिए देखिए लार्जली उसको देखिए जैसे मंडल वर्सेस कमंडल की जो बात हुँ, चलती रही है। उस समय क्या था कि कमंडल प्लस कुछ नहीं हुआ। हुँ, उसके बाद से काफ़ी कुछ चेंज होता गया उस पॉलिटिक्स में। वो पॉलिटिक्स केवल एक कमंडल वाली पॉलिटिक्स नहीं रही। कमंडल में डेवलपमेंट आ गया। एस्पिरेशनल एक जो उसको एड्रेस करने लगे उस तबके को वो। सोशल बेस एक्सपैंड कर गया। बहुत कुछ हो गया है। तो कमंडल प्लस काफ़ी कुछ हो गया है। जो अपोज़िशन पार्टियाँ अभी भी जो मंडल वाली जो कर रही है, मंडल प्लस अभी तक वो नहीं दिखा रही हैं। हुँ, कि ठीक है, आप सोशल इंजीनियरिंग ठीक रहा बट अखिलेश यादव के लिए आप कहें तो यूपी में एक्चुअली मतलब अनलाइक बिहार, यूपी में अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का एक सोशल बेस काफ़ी कुछ बढ़ा लिया है। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से वो आपको देना पड़ेगा उनको। जिसका आपने रिज़ल्ट भी देखा 24 में। केवल फ्लूक नहीं था वो। इनका है कि केवल एमवाई पार्टी टाइप की मुस्लिम यादव वाली पार्टी हम नहीं रहेंगे और बड़ा इफेक्टिवली वो कर रहे हैं, सोशल बेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन वही जैसे मैंने कहा कि मंडल प्लस काफ़ी कुछ है, ये कमंडल प्लस हो गया है। ये मंडल प्लस कब दिखेंगे? देखिए अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, ऐसा नहीं था कि उन्होंने भी काम किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उन्होंने भी किया था काम। लेकिन अभी जो वहाँ की पॉलिटिक्स हो गई है और जो जिस तरह की पॉलिटिक्स अभी एसपी कर रही है, अभी पूरा फोकस सोशल इंजीनियरिंग में लगा हुआ है कि कैसे-कैसे ओबीसीज़ को लाएँ, दलित्स को लाएँ अपने फ़ोल्ड में। अब इंडियन पॉलिटिक्स में ये भी काम करता है, लेकिन वो बीजेपी के पास भी बेस तो बीजेपी ने भी एक्सपैंड कर रखा है। तो अपनी-अपनी राजनीति चल रही है, कितना इफ़ेक्टिव होगा लेकिन अभी के स्टेज में जो आप यूपी जाएँगे, जो आप बज़ सुनेंगे वहाँ पे, वो बज़ ये एक नए योगी की है। हुँ, यू नो एक हिंदुत्व फेस, लॉ एंड ऑर्डर वाला, इकोनॉमी में ये हो रहा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है और अभी आप देखेंगे आप अभी योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, जापान जाने वाले हैं। हुँ, उसके बाद अगस्त में जो इन लोगों का प्लान है करीब 200 200 सीईओ जो है वहाँ से, जापान से आएँगे यूपी में। वो जो एक फिर से एक जो बनेगा एक पूरा एक माहौल जो बनेगा उसका, कि अरे सारे इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, यूपी का ये होगा, वो होगा। वो एक नया एक इमेज मेकओवर जो योगी आदित्यनाथ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अब भी आप यूपी जाएँगे तो वो बहुत ही आपको डोमिनेंट एक मतलब वो डिस्कोर्स आपको लगेगा अभी। तो वो अभी की स्थिति है। हो सकता है कि अखिलेश यादव भी अभी 1 साल में कुछ और अपना जैसे मंडल प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, वो फिर कुछ लेके आएँ, देखते हैं। तो इसलिए मैं हुँ। प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं अभी की स्थिति जो बता रहा हूँ उसमें अभी योगी का बज़ बज़ जो है सो काफ़ी यूपी में चल रहा है। जी साउथ के पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक प्रश्न है नरेंद्र आर्य जानना चाहते हैं कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के नेतृत्व वाले दो गुट मुख्यमंत्री पद के लिए खुलेआम एक तरह से बहस कर रहे हैं गांधी परिवार के नेतृत्व वाली कांग्रेस में इसका क्या नतीजा होगा? नतीजा अभी जो मुझे दिख रहा है 2028 में कांग्रेस हारेगी। अगर यही रहा तो। हम्म जैसे इन्होंने पंजाब को खत्म किया, पंजाब में इनके आने का इतना बढ़िया चांस था। पूरा खत्म कर दिया। आप वही आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को आपने हटाया, फिर आप चन्नी को लेके आए। इन फाइटिंग चलता ही रहा। तो ये लास्ट में जब तक इन्होंने चेंज किया, उतना टाइम ही नहीं था लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन आया। वो कर्नाटका में एग्ज़ैक्टली वही हो रहा है। मतलब कर्नाटका का आप चैनल देखें, न्यूज़पेपर्स देखें, डेली सारा
थीम ही रहता है कि आज डीके शिव कुमार ने ये कहा, आज सिद्धारमैया ने वो कहा। अब हाईकमांड का क्या प्रॉब्लम है, ये कुछ कर नहीं पा रही है वहाँ पे। ये देख सकते हैं कि क्राइसिस की तरफ जा रहा है, लेकिन वो हाईकमांड काफ़ी कमज़ोर हो गया है। आपको राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलते हुए जितना भी देख लें स्ट्रांग, लेकिन पार्टी के अंदर में उनको भी जो किसी को एनफोर्स करना, खास करके सिद्धारमैया के स्टैचर के चीफ मिनिस्टर को, जो कि आपकी पार्टी के भी नहीं है उस तरह से, मतलब अब दूसरी पार्टी से आपकी पार्टी में है। वो एक पॉपुलर ओबीसी फेस हैं। उनको हटाने के लिए आप में वो नहीं है, जो एक स्ट्रेंथ चाहिए हाईकमांड का। देखिए, अब मध्य प्रदेश का इलेक्शन हुआ, हुँ। शिवराज सिंह चौहान के नाम पे वोट पड़ा, बीजेपी जीती उस तरह से। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान को इन्होंने सीएम नहीं बना के ये लोग सेंटर में ले आए। उसका कारण था कि यहाँ पे आपको नरेंद्र मोदी आपके एक उस बड़े स्टैचर के नेता हैं। वो हाईकमांड यहाँ का इतना स्ट्रॉन्ग है, तो हाईकमांड इन्फोर्स कर सकता है। लेकिन कांग्रेस हाईकमांड उसकी स्थिति में नहीं है। अभी आपने सपोज़ आपने डिक्लेयर कर दिया कि अच्छा डीके शिव कुमार हमारा रहेगा, चलो सीएलपी मीटिंग बुलाते हैं, विधायकों की मीटिंग बुला के हम डीके शिव कुमार को हम डिक्लेयर करवा लेते हैं। विधायक रिवोल्ट कर गए तो? मतलब हाईकमांड में वो है कि विधायक आप जिसको चाहते हैं विधायक उसको चुन लें। लेकिन अब ऑप्शन इनके पास क्या है? करना तो वही पड़ेगा। या तो आपको सिद्धारमैया को मनाना पड़ेगा। देखिए एग्रीमेंट तो था। हुँ, ये सही बात है कि राइट, रोटेशनल राइट। चीफ मिनिस्टर का एग्रीमेंट था। फैक्ट ये भी है कि डीके शिव कुमार का बहुत बड़ा रोल था पार्टी को जिताने में। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ एमएलएज पे सिद्धारमैया का वो है। उनका एज हो गया है, वो छोड़ेंगे नहीं बिकॉज़ अगर अभी उन्होंने छोड़ा तो फिर दोबारा सीएम बनने का हो गया, फिर लास्ट टर्म देख रहे हैं कि लास्ट टर्म हो सकता है। वो छोड़ने वाले नहीं। अब ज़बरदस्ती हटाओगे कैसे? या तो सिद्धारमैया से बैठ के आप मना लो, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा। अभी जो दिख रहा है आपको, अप्रैल मई में 2028 में आपको इलेक्शन होना है। जैसी स्थिति है वो तो ऑलरेडी आप हारे हुए लग रहा है। चेंज तो करना पड़ेगा कांग्रेस को, अगर इसी तरह से चला बिकॉज़ सिद्धारमैया भी वहाँ पे गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं है। आप यहाँ नेशनल मीडिया में आप जहाँ से भी आप देख रहे हैं, वहाँ के मीडिया में देखिए वहाँ क्या-क्या आ रहा है। बेंगलुरु में ये हो गया, वो हो हुँ। गया। वहाँ के आपके जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, सब परेशान है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कर्नाटक से कौन किस तरह का पॉजिटिव न्यूज़ आपको भी आ रहा है? क्योंकि सारा इंप्रेशन ही है कि ये दोनों बस लड़ते-उड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। तो या तो आप डीके शिव कुमार को मना लीजिए कि भई आप छोड़ दो, या सिद्धारमैया को मना कि आप अपना एम्बिशन छोड़ दो, या फिर सिद्धारमैया को मना लीजिए कि आप सीएमशिप छोड़ो, डीके शिव कुमार को दो। पर्सनली पूछिएगा तो डीके शिव कुमार को इसलिए देना चाहिए बिकॉज़ सिद्धारमैया की पॉलिटिक्स जो है ना, वो बहुत ही रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है। अगेन वही सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे चल रहा है, गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है कर्नाटक में अभी। तो अगर आपने सिद्धारमैया को जाने दिया अगले 2028 तक आपने वेट किया, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा रिटेन करना कर्नाटका। कैसे आप सिद्धारमैया से डील करते हो ये हाईकमांड पे डिपेंड करता है। मतलब क्या आप अफ़ोर्ड कर सकते हो कि कर्नाटक आपके बाद 28 में आपके हाथ से निकल जाए? अभी जो स्थिति चलेगी निकलेगी। विनीत शर्मा जानना चाहते हैं हिमाचल और पंजाब को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट रोकने के केंद्र के फैसले पर आपकी क्या राय है? और इन राज्यों में वेलफेयर स्कीम का क्या होगा? क्या यह विपक्ष शासित जो राज्यों को रेवेन्यू रोकने की कोई तरकीब है या यह एक रूटीन प्रोसेस है जिसको एक तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है? देखिए फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन था और उससे बहुत क्लियर है कि इसको रोका जाए। फाइनेंस कमीशन ने दिया भी था, अभी नीलम ने मुझे वो बताया तो फिर मैं फाइनेंस कमीशन वाला रिपोर्ट देखने गया था मैं, कि एग्ज़ैक्टली था क्या और हुँ, उनके रिपोर्ट में देखें। अब जहाँ तक राजनीति की बात कर रहे हैं तो ये आप जानते हैं कि मोदी सरकार में जब तक चुनाव का एंगल नहीं होता, मतलब सारा डिसीजन ड्रिवन होता है कि चुनाव में इसका क्या फ़ायदा होगा। तो उसको तो आप कभी रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि वो हमेशा वो एंगल होगा। तो फाइनेंस कमीशन का आर्गुमेंट जो वो भी साउंड आर्गुमेंट है, मैं आपको उनकी रिपोर्ट से मैं उसका एक 2-3 लाइन पढ़ देता हूँ जिससे हुँ, आप मतलब क्लैरिटी हो कि क्यों वो भी उनका भी साउंड लॉजिक है। ये कह रहे हैं व्हेन स्टेट्स एंटिसिपेट दैट शॉर्टफॉल्स इन देयर revenue account will be compensated through RDGs, the incentive to undertake difficult but necessary fiscal reforms, हुँ, such as rationalizing subsidies, improving tax administration, or curbing revenue expenditure, weakens
मतलब जब तक इनको रहेगा कि हमारा शॉर्टफॉल जो है सेंटर देती रहेगी, तब तक। तब तक जो नेसेसरी फिस्कल रिफॉर्म्स करने हैं, जो खर्चे पे आपको कंट्रोल करना है, या जो आपको ज़्यादा आपको रेवेन्यू और रिसीट के लिए जो काम करना है, तो वो उस स्टेट्स वो करेगी नहीं। और अब देख रहे हैं इसीलिए स्टेट्स में आप डेट्स देखिए बढ़ते चले जाते हैं, और एक माइंडलेस टाइप का जो फ्रीबीज कुछ भी अनाउंस किए जा रहे हैं। बस वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नेंस में आपका जो इस तरह का होना चाहिए इकोनॉमिक गवर्नेंस, उसमें कोई आप विल पावर ही नहीं देखते हैं, कहाँ से कहीं से पैसे लाएँ। तो वो फाइनेंस कमीशन का वो लॉजिक है कि जब तक आप शॉर्टफॉल सेंटर से देते रहेंगे, स्टेट्स कभी चेंज नहीं करेंगे। पॉलिटिकली इसको देखें तो हाँ, इम्प्लीकेशंस हैं। है कि पंजाबी आप रूल्ड है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस रूल्ड है। उनका और पर्स स्ट्रिंग जो है और टाइट हो जाएगा। खर्च करने के लिए उनको होगा नहीं। बट पॉइंट इज़ पॉलिटिक्स हो सकता है इसमें। और हो ये भी एक सच है कि इससे जो है अभी की कांग्रेस गवर्नमेंट या आप गवर्नमेंट पंजाब की, उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलें होगी। लेकिन ये भी अब नहीं भूलिए, जैसे हिमाचल में अल्टरनेट चलता रहता है हर एक इलेक्शन में। अब हिमाचल के अगले इलेक्शन में, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, अगले साल ही है, 2027 में ही है। बीजेपी भी सरकार आती है, तो बीजेपी सरकार के लिए भी यही कांस्टेंट होंगे। चलिए पंजाब की बात दूसरी है, मतलब पंजाब में बीजेपी है, साथ है, मतलब कांस्टेंट्स तो होंगे, लेकिन कहीं न कहीं तो आपको लगाम लगाना पड़ेगा। आप घोषणाएँ सुने, हिमाचल प्रदेश के पास पैसे नहीं है, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है, तो कितनी कितनी बड़ी-बड़ी घोषणाएँ होती हैं। आपको पेंशन रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, नहीं, हम ओपीएस में जाएँगे, हम आपको ये रुपए देंगे, वो देंगे। तो अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि उनको सोचना पड़ेगा कि अगर आप सरकार में आए और आपने कुछ किया नहीं, तो आप फेल करके फिर अगली बार फिर वैसे भी आप नहीं आएँगे। तो डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। इम्पैक्ट है, और सही है कि अपोज़िशन रूल्ड स्टेट्स हैं, मतलब अपोज़िशन मतलब नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं ये। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या इन स्टेट्स को आप आरडीजीज़ देते ही चले जाएँगे, तो वहाँ की सरकारें कभी कुछ अपना अप्रोच चेंज ही नहीं करेंगे। तो फाइनेंस कमीशन का लॉजिक भी साउंड है। हो सकता है इसमें इस लॉजिक से ये सरकारें परेशान हों, नॉन बीजेपी सरकारें हैं, और बीजेपी को इसमें स्कोप दिखे, लेकिन वो बिसाइड द पॉइंट है। मेन पॉइंट है आप फिस्कल प्रूडेंस कहाँ से लाएँगे? वो ना पंजाब गवर्नमेंट दिखा रही है, न आप गवर्नमेंट दिखा रही है, ना कांग्रेस गवर्नमेंट दिखा रही है हिमाचल में। गवर्नमेंट को जब तक आप दिखाओगे नहीं कि आप ये कोशिश भी कर रहे हो, तो आपको क्यों इंसेंटिवाइज़ किया जाए? जी। देव जानना चाहते हैं, वो कहते हैं मुझे बीजेपी का लीडर ऑफ ऑपोज़िशन को एक तरह से बोलने ना देने की जो कोशिश का रिएक्शन आया, वो बहुत अजीब उन्हें लगा। क्योंकि जनरल नारावने की जो किताब है, वो कहते हैं उसमें इतना कुछ बुरा था नहीं, और यह भी कि ऑपरेशन जो स्नो लेपर्ड भारतीय सेना के लिए एक शानदार पल था। यह सरकार, वो कहते हैं, कुछ मामलों में स्ट्रैटेजिक संयम दिखाती है, लेकिन दूसरों में बिना किसी वजह के पूरी तरह से हार जाती है। साथ ही कई जाने-माने लोगों ने, ये कहते हैं, पॉडकास्ट में भी कहा है कि पार्लियामेंट का जो ये ड्रामा था, ये दोनों तरफ से पहले से प्लान हुआ था। आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ सच है इसमें? नहीं, ऐसे कोई मिली-भगत तो नहीं होती ड्रामे में। लेकिन अब हर एक सेशन में आप एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, ये जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को बोलने देना चाहिए था, जी, राहुल गांधी। वो एक्चुअली मैं उस पे लास्ट पॉलिटिकली करेक्ट भी मैंने वही किया है कि हाँ, गवर्नमेंट को बोलने दीजिए। ऐसा राहुल गांधी ऐसा नहीं है गवर्नमेंट को कॉर्नर कर सकते थे। अभी हमने बात किया कि नेशनल सिक्योरिटी को लेको चाइना को लेके कांग्रेस का ऐसा भी रिकॉर्ड नहीं है कि आप उनको कॉर्नर करो। जैसे मैंने कहा कि आप बड़ी लकीर खींचने वाली बात है। वो तो कॉर्नर तो करने वाले नहीं थे वो। ऐसा एक्चुअली किताब में कुछ नहीं है। कुछ भी डैमेजिंग उस वो नहीं है जिसको अपोज़िशन लेके जो पूरे देश में चला जाए कि इसने ये किया। तो बोलने देना चाहिए था। अच्छा, बोलते ही बात खत्म हो जाती। और अगर कुछ नहीं था तो स्पीकर थे ना, कोई एक्सपंज कर देते, हटा देते अपने रिकॉर्ड से उसको। तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, क्योंकि हाउस के बाहर जाकर फिर उन्होंने सारी बातें बोली ही है। सारा हुँ, किताब तो घूम रहा है, मतलब हम लोगों को पूरा दिखता रहता है। पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ के उसमें पूरा घूम रहा है। हुँ। सब पढ़ ही रहे हैं। आपने और ज़्यादा लोगों को बता दिया। और इसलिए मुझे लगता है, जिसे शायद हमारे बहुत सारे व्यूअर्स एग्री नहीं कर रहे थे, जो मैंने कहा कि ये सरकार ने कहा कैसे ठीक है, मतलब एक सोची-समझी तरीके से कि यार बहुत सारे कंटेंशस इश्यूज़ हैं। बहुत सारे इश्यूज़ पे अपोज़िशन बात करेंगे, तो चलो इनको अगर इसी मुद्दे पे अगर हाउस को नहीं स्टॉल चलने देना करना है। है, तो चलते रहो। देखिए, जब भी हाउस नहीं चलता है तो हमेशा ही गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है।
हमेशा मतलब पार्लियामेंट सेशन में आप आपका पोजीशन है, क्या काम होता है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। क्या गवर्नमेंट ने क्या-क्या गलती की है उसको लाना। अब एक मुद्दे पे ऐसा मुद्दा जिसमें कि आप अम, जिसमें कि रूलिंग पार्टी का हमेशा एक ऊपर है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, आपसे बेटर उनका जो है सो मतलब टॉकिंग पॉइंट्स है। उस मुद्दे पे स्टॉल कर रहे हैं, तो सरकार खुश है, ठीक है। मतलब आप स्टॉल करते चलो, अब देखिए कुछ भी नहीं, लोकसभा में कितना डिबेट हुआ आपका। हुँ। आप जैसे बजट पे अब डिबेट सुनते हैं, अब ठीक है, बजट पे राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला, वो कहाँ-कहाँ लेके चले गए, बात तो दूसरी बात है। आप राज्यसभा में कांग्रेस का बजट पे आप सुनो आप स्पीचेज, पी चिदम्बरम, फैंटास्टिक स्पीच, मतलब धज्जियां उड़ा दी उन्होंने। आप इवन रणदीप सुरजेवाला, वेरी गुड स्पीच, हुँ। पॉइंट बाय पॉइंट गवर्नमेंट का मतलब बजट को इन्होंने क्या-क्या कमियां हैं इतना बढ़िया से बताया कि अगर लोगों ने उसको सुना होगा राज्यसभा में, उसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा ना कि जो कि लोकसभा में सुना। आप बजट को बजट ही नहीं, मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, अभी इतनी चीजें हैं बात करने के लिए। देखिए 2 साल पहले इतना बड़ा इंटर्नशिप स्कीम लेके आए थे कि 2 करोड़ युवाओं को हम इंटर्नशिप देंगे जिससे कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। फ्लॉप शो, मेजर फ्लॉप शो है इंटर्नशिप स्कीम, कोई चर्चा ही नहीं होगी। आप पॉल्यूशन के लेके घेर सकते, पॉल्यूशन को लेके, आप प्रदूषण को लेके इतना घेर सकते थे, आप बाहर बोलते रहे हैं, पार्लियामेंट हो, ये मौका था। फर्स्ट डे यू मेड योर पॉइंट कि मुझे इस बुक पे क्यों नहीं बोलने दे रहे हो, और सत्ता पक्ष ये कर रही है, मतलब हमें बोलने नहीं दे रही है। तो चलिए ठीक है, एक दिन आपने वो करवा दिया, लोगों को पता चल गया आप ये कर रहे हैं। मान लिया सेकंड डे भी आपने ये कर दिया। जब आप देख रहे हैं कि सरकार का फायदा है, क्योंकि सेम इम्पैक्ट क्या होगा, फिर आप चेंज करते हैं ना, बाकी मेजर इश्यूज हैं उस पे आप आते हैं, उस पे आप आ नहीं रहे हैं। आपने भी स्टॉल करने में उसमें क्या हीरोइज्म दिख रहा है, आप स्टॉल करते चले गए, फायदा किसका हुआ? सरकार का। जी। राकेश अरोड़ा जानना चाहते हैं, आपको क्या लगता है पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन के कितने चांस हैं? क्या इससे उन्हें सत्ता में आने में मदद मिलेगी? और वो ये भी बोलते हैं कि पिछले 1 महीने में कई घटनाएँ हुई, जैसे कि डेरा ब्याज चीफ विक्रम मजीठिया से मिलने के लिए 2 बार जेल गए, मजीठिया को बेल मिलना, डेरा चीफ पंजाब के गवर्नर और स्टेट बीजे चीफ के साथ ड्रग्स के खिलाफ वॉक एक तरह से उस पर गए, बाद में सुखबीर बादल से मिले। तो अगर आप ये सब देखते हैं, आपके हिसाब से ये टाई अप होता है तो सीएम का पद किसे मिल सकता है? सीएम का पद देखिए शिरोमणि अकाली दल को ही जाएगा, और अभी आपके सुखबीर उनके जो है सो ठीक है, पार्टी में स्प्लिट हुआ, हुँ, लेकिन अभी सुखबीर बादल है भी मेजर जो है वो, मतलब वो फेस है आपके अनकंटेस्टेड। तो अगर जीते तो, अगर ये हुँ। साथ में आए तो, बहुत सारे अगर हैं इसमें। ये जो बता जी। रहे हैं घटनाएँ थोड़ा-सा सिग्नलिंग है। हुँ, देखिए पंजाब में क्या हो रहा है अभी कि आम आदमी पार्टी की बहुत बुरी स्थिति है। अभी जो इनकी हालत है, इनका जो गवर्नेंस रहा है, हुँ, इनकी बुरी स्थिति चल रही है। कांग्रेस में अभी भी इतनी इनफाइटिंग चल रही है कि कांग्रेस अभी खड़ी नहीं हो पा रही है। अकाली दल और बीजेपी के क्या होगा? देखिए अकाली दल को बीजेपी को छोड़ना पड़ा था वो फार्म लॉज़ को लेके, बिकॉज़ इतना एजिटेशन फार्मर्स का हुआ था कि अकाली दल के लिए मुश्किल हो गया बीजेपी के साथ रहना। लेकिन उसके बाद का देखिए अब कितनी घटनाएँ हुई हैं। मतलब पंजाब में वही किसान जो एजिटेशन पे उतरे हुए थे, किसान नेता सारे लड़े पंजाब इलेक्शन में, सारे हार गए। हुँ, बगल में हरियाणा में भी सारे हार गए। मतलब कोई इतना बड़ा नहीं हुआ कि जनता, ये जो किसान नेता सब जो इतना कोई एजिटेशन किए, जनता से उनको पॉलिटिकली कोई वोट-वोट तो मिला नहीं। तो फ वो हो सकता है कि जो रिजेंटमेंट थे वो आपके फ़ायदे में चला गया, लेकिन जो किसान नेता को ही नहीं मिला, ये आपको शो करता है कि वो जनता दूसरी तरह से उसको भी देखती है। तो सुखबीर बादल अभी अकाली दल थोड़ा-सा आपको रिकवर करती हुई दिखेगी। जो चुनाव-वुनाव बीच में चुनाव सब जो हुए हैं, उसमें अकाली दल रिकवर करते हुए आपको दिखेगी। और ख़ास करके जब दूसरी 2 पार्टियों की बुरी स्थिति है, हुँ, तो अकाली दल रिकवर करेगी, और अकाली दल और बीजेपी की एक-दूसरे की ज़रूरत है। अब देखिए अब हिंदू और सिख का जो इस तरह का वहाँ डेमोग्राफी है, अब बीजेपी के पास अभी भी उन्होंने एक बहुत बड़ा एक मीटिंग किया था, काफ़ी उनका भीड़ देख के लग रहा था कि बीजेपी उसका उसमें सपोर्ट बेस अभी है। बीजेपी आ गई शायद अगर साथ में आ गई तो उनके चांसेस बनते हैं जीतने के, स्पेशली बिकॉज़ बाकी पार्टियों की बड़ी बुरी बुरी स्थिति है। ऑफ कोर्स इलेक्शन में भी टाइम है, हो सकता है
आप रिकवर कर जाए, हो सकता है कांग्रेस एक बहुत ज़्यादा मतलब फिर से दोबारा एक ठीक से मतलब कर पाए। ठीक से कर पाए। ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अभी हम बस पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। हमारे एक व्यूअर हैं हुँ। हैनिबल नाम से, वो जानना चाहते हैं, वो कहते हैं मैं नेशनल पॉलिटिकल एरिया में आम आदमी पार्टी की मौजूदगी में कमी पर आपका नज़रिया जानना चाहता हूँ और एक समय पर पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस का एक तरह से एक भरोसेमंद तीसरे ऑप्शन अल्टरनेटिव की तरह देखा जाता था। लेकिन कई राज्यों में अच्छे खासे वोट शेयर कमाने के बावजूद, कई नए ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए एक शानदार एक तरह से कामयाबी भी थी। वो सब होने के बाद भी ऐसा लगता है कि मोमेंटम अब धीमा हो गया है। पार्टी नेशनल लेवल पर अपनी पहुँच को एक तरह से बढ़ाने में कम एक्टिव दिखती है। आपको क्या लगता है इस बदलाव में किन वजहों का हाथ रहा और आपको पार्टी कहाँ आगे जाते हुए दिखाई देती है? देखिए, पहली बात कोई बदलाव का बहुत स्ट्रेट है। ये आप और थर्ड अल्टरनेटिव आपको लोग देख रहे थे क्योंकि आप अलग प्रॉमिस कर रहे थे। हुँ, आप एंटी क्लब करप्शन के क्रूसेडर थे। एक क्लीन पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। जब लोग फेड लॉन्च अप किया। थे बाकी से। तो उस समय इनका बढ़ रहा था क्योंकि लोग जिनको जो बीजेपी के साथ शायद आइडियोलॉजिकली नहीं हैं, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कांग्रेस से। तो एक अल्टरनेटिव उसको वहाँ पे चाहिए था। लेकिन जिस तरह से आप सरकार में आने के बाद दिल्ली में आपने जैसे किया हुँ, और बाद में पंजाब में जो कर रहा है, जितने प्रॉमिसेस थे वो लोगों को जो डिसइल्यूजनमेंट हुआ उसके नॉन फुलफिलमेंट से, और जिस तरह से अभी अरविंद केजरीवाल में और किसी दूसरे पॉलिटिशियन में क्या अंतर है? कोई भी आपका नेता हो, उसको किसी कांग्रेस के नेता से कर लीजिए, बीजेपी के नेता से कर लीजिए, बट वो बस फिर से एक दूसरे नेता हैं। एक उनकी एंटी करप्शन क्रूसेडर की छवि खत्म हो गई। गवर्नेंस में आप फ्रीबीज के अलावा कुछ दिखा नहीं पाए। तो एक जो आपका यूएसपी था ना, एक थोड़ा-सा आप अलग हैं, हुँ। वो खत्म हो गया। उसको खत्म होने के बाद नेचुरली मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इनके लिए सर्वाइवल के लिए इनके बहुत डिपेंड करेगा कि पंजाब में कैसा करते हैं। अगर पंजाब में ये अगर पावर रिटेन नहीं कर पाए, तो नेशनली इनको फिर आप राइट ऑफ कर सकते हैं कंप्लीटली। हालाँकि गुजरात में फिर से जाके कोशिश कर रहे हैं ये, और सही हुँ। ये भी है कि गुजरात में कांग्रेस एज़ ऑलवेज़ कुछ नहीं कर रही है। तो इतने लंबे एंटी इनकम्बेंसी के बाद एक अल्टरनेटिव लोगों को चाहिए। लेकिन वो फिर पंजाब हारेंगे तो मोमेंटम उसमें कुछ बनेगा ही नहीं वहाँ पे फिर से। पंजाब पंजाब इलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है इनके सर्वाइवल के लिए। हार नेशनल फुटप्रिंट अभी तो ख़ैर अब बहुत, अगर जीत भी गए तो अभी बहुत बहुत दूर जाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ क्रेडिबिलिटी ये पार्टी लूज़ कर रही है। जी, हमारा आखिरी प्रश्न चार्ल्स कोच करके हमारे व्यूअर हैं, वो जानना चाहते हैं, बीजेपी की स्ट्रैटेजी चुनावी पॉलिटिक्स से कहीं आगे तक जाती है। वो कहते हैं ये कोऑपरेटिव, सिविल सोसाइटी, एकेडमिया, जुडिशरी और मीडिया में एक तरह से असर, एक तरह से पैट्रोनेज का एक नेटवर्क बना रही है। टीएमसी वो कहते हैं इसके अलावा ज़्यादातर विपक्षी पार्टियाँ सिर्फ़ पॉलिटिकल एरिया पर ही फ़ोकस करती हैं। इस इंस्टीट्यूशनल पहलू को नज़रअंदाज करती हैं। जो मुझे लगता है कि उनको हारने का सबसे बड़ा कारण है, क्या विपक्ष सत्ताधारी सरकार के इंस्टीट्यूशनल दखल का मुकाबला करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है? नहीं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ठीक है, कई इंस्टीट्यूशंस को वीक किया जा रहा है, वो मानते हैं हम। तो वोट चोरी पे हमारा मेरा तो दूसरा है, अपोज़िशन से अलग है मेरा स्टैंड कि आप क्या ब्लेम कर रहे हो। लेकिन आप इसको रोक नहीं सकते उसी इंस्टीट्यूशन को अटैक करके। फिर तो आप सत सत्ता प वाली पार्टी के साथ ही वही कर रहे हैं ना, कि अगर वो वीकेन कर रहे हैं, तो आप डेली अगर इलेक्शन कमीशन को बोलिएगा बेईमान है, हुँ, पक्षपात कर रहा है, कुछ नहीं है, तो उस इंस्टीट्यूशन को आप भी कमज़ोर ही कर रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं। अब जुडिशरी पे अगर आप अटैक करेंगे घुमा-फिरा के, तो जुडिशरी को आप स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हैं। आप भी वही कर रहे हैं जो कि आपके अनुसार सत्ताधारी पार्टी कर रही है। तो इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट आप करने के लिए आपको अगर लगता है कि वीकेन कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, तो आप सोचिए कि बीजेपी गवर्नमेंट से आप कैसे लड़ेंगे? हुँ। आप उनसे लड़ने के बदले में आप खुद ही आप इंस्टीट्यूशन से ही लड़ गए और लड़ रहे हैं उन्हीं इंस्टीट्यूशन से। तो वही अपोज़िशन को देखने वाली बात है कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन को कमज़ोर कर रहे हैं आप, और कमज़ोर कर रहे हैं, या उसको बचा रहे हैं आप। अभी जैसा लगता है अपोज़िशन का अटैक जो है सारे इंस्टीट्यूशंस पे, अब कहते रहते हैं, आप सुनते हो तो मीडिया से हो गया, जुडिशरी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, सारे इंस्टीट्यूशंस खत्म है।
लेकिन आपको अप्रोच बचाने का जो है इंस्टीट्यूशन, वो आपको पॉलिटिकली फाइट करना पड़ेगा गवर्नमेंट से, अगर आपको लगता है गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो। आप इंस्टीट्यूशन को आप और नीचे ला रहे हो, हुँ। वो एकदम गलत अप्रोच है अपोज़िशन का। हमारे व्यूअर के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हम हाज़िर होंगे थैंक अगले यू। सप्ताह। अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें।